सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री। हम लोग अभी बात करेंगे बिहार बोर्ड 2009 से लेके 25 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्टिव में, वो सभी क्वेश्चन पर ईयर वाइज हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। और इसीलिए मैंने क्लियरली लिखे भी है थंबनेल पर कि बिहार बोर्ड इंटर 2026। मतलब हम लोग बातचीत कहाँ तक का करेंगे 2025, लेकिन ये आपको काम किस में आएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैंने हेडिंग 2026 के बोर्ड एग्जाम की बात की है। और इसलिए सॉल्यूशन चैप्टर के सिर्फ आज किसकी बात करेंगे हम लोग, सिर्फ सब्जेक्टिव की बातचीत करेंगे। रही बात क्या कि अगर बोर्ड के दृष्टिकोण से आप चलिए तो ट्रेंड वाइज मतलब हर साल कुछ ट्रेंड जो है ना बट मतलब अलग अलग रहा है। ट्रेंड अलग अलग रहने का मीनिंग यहाँ क्या है कि जैसे शुरुआत जो एनसीईआरटी लागू हुई तो शुरुआत में 2009 ईस्वी में एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड के लिए लागू हुई और 2009 से लेके 2013 तक एक लेवल पर एग्जाम हुआ। लेकिन 2014 में एक ऐसा एग्जाम बीता जिस वर्ष ऑब्जेक्टिव हटा दिया गया और सिर्फ सब्जेक्टिव रहा। यहां तक में क्या था कि ऑब्जेक्टिव भी था और सब्जेक्टिव भी था, लेकिन 2014 वाले एग्जाम में क्या किया, सिर्फ सब्जेक्टिव की एग्जाम हुई। लेकिन उस वर्ष देखा कि रिजल्ट बहुत ज्यादा गड़बड़ आए या कुछ तरह का प्रॉब्लम आया, तो फिर 2015 से ट्रेंड चेंज किया गया और 2015 का ट्रेंड चलता रहा कब तक, तो 2018 तक। फिर 2018 में आके फिर चेंज किया गया। 2018 में जब चेंज 19 में चेंज किया गया तो फिर वो चलता रहा कब तक, 21 तक, मतलब 20 तक कहिए। 21 से फिर वो लॉकडाउन का ईयर आ गया तो फिर से उसमें चेंज किया। कहिए तो चेंज क्या हुआ, चेंज बहुत ज्यादा क्वेश्चन के लेवल का चेंजिंग नहीं हुआ। चेंज ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव की संख्या कम ज्यादा ये होती चली गई। 2009 सब में क्या था कि 11 को ऑब्जेक्टिव रहता था, कुछ मिलान चिन्ह रहता था, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहता था, ये सब रहता था 2009 से 13 में। 14 में ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दिया गया, कोई बात ही नहीं रहा। लेकिन जब 15 से 18 के बीच में आया तो उस वर्ष में क्या किया गया, 28 ऑब्जेक्टिव रहते थे और चीज सब्जेक्टिव रहता था। जब 18 के बाद शुरू हुई 19 से तो फिर उस ऑब्जेक्टिव की संख्या 35 रही। लेकिन 35 में भी रूल था कि पूछता था 42 अब बनाने होते थे 35। लेकिन जब 2021 से जो प्रेजेंट दौर चल रहा है अभी, तो उस दौर में क्या हो गया कि अब आ गया कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपसे पूछे कितने जाएंगे 35। मतलब आपको बनाने कितने हैं, 35 बनाने। ये रहा मतलब ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में भी अंतर होते चला गया। पहले क्या रहता था कि 15 को 2 नंबर रहता था तो उसमें 11 को बनाना रहता था, 5 को 5 नंबरी रहता था तो उसमें 3 को बनाना रहता। ये फिर थोड़ा बहुत चेंज होते होते बीच में 18 हो गया, ये 6 को हुआ। लेकिन प्रेजेंटली अभी क्या है, प्रेजेंटली ये है कि 2 नंबर के क्वेश्चन 20 को रहते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन 6 को रहते हैं। उस 20 में से आपको बनाना कितना होता है, 10 को, और ये 6 5 नंबरी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बनाना कितने होते हैं, 3। मतलब आप सीधा भाषा में ऐसे बोलिए कि अब जितने क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर पर रहते हैं उसका हम लोग को आधा ही बनाना होता है। आज हम लोग कंप्लीट बातचीत करेंगे किस पे, सब्जेक्ट पे। कल पुनः हम लोग का फिर भाषण होगा किस पे, ऑब्जेक्टिव पे। चलिए शुरुआत करते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो हमने हेडिंग उडिंग दे दिए हैं। जो सॉल्यूशन चैप्टर की बारी, नए एनसीईआरटी के मुताबिक सॉल्यूशन आपका पहला चैप्टर होता है, पुराने एनसीईआरटी के मुताबिक सॉल्यूशन आपका दूसरा चैप्टर होता है और पहला सॉलिड स्टेट हो जाता है। तो हम लोग तो सॉलिड स्टेट भी पढ़ते हैं संडे टू संडे और रेगुलर में सॉल्यूशन, लेकिन नए एनसीईआरटी के मुताबिक सॉल्यूशन आपका पहला चैप्टर है। अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, 2009। हम अभी जो पीपीटी तैयार किए हैं, ये पीपीटी तैयार जो हुआ है, इस पीपीटी में एक बात क्या है कि आपको मैंने जो सेट दिए हैं वो भी यही चीज है, ये भी यही चीज है। बस इसमें क्या किया, हम एक बोर्ड पर एक क्वेश्चन लाए हैं तो क्वेश्चन का सीरियल नंबर इधर उधर हो सकता है। मतलब ए बी करके एक बोर्ड पर समझाने के लिए अलग अलग है तो सीरियल नंबर हो सकता है। लेकिन आपके सेट में क्या है कि जो क्वेश्चन ए बी करके है तो उसमें ए बी ही डाले हैं। मतलब आपको आइडिया रहना चाहिए कि एग्जाम में कैसा आता है। और हम समझाने के लिए एगो एगो क्वेश्चन को अलग अलग बोर्ड पर लेके चले गए, मतलब पीपीटी तैयार किए। तो सीरियल नंबर हो सकता है इधर उधर डिस्टर्ब हो, लेकिन क्वेश्चन उतना है जितना आपके बूस्टर सेट पे है। बात समझ में? चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है और पहला क्वेश्चन क्या है वो जरा क्लियर होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लिखे हैं कि मतलब 2009 ईस्वी जो आपको दिख भी रहा है। पहला क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल से आ गया, मतलब 2009 में न्यूमेरिकल आया हुआ था। न्यूमेरिकल ये था कि किसी भी न्यूमेरिकल को जब बनाते हैं तो हम पहला काम आपको क्या बोलते हैं कि
कि उसका डेटा लिखा जाता है। तो इसमें डेटा क्या है जरा वो देखिए, कहता है कैलकुलेट मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी आपको निकालने क्या है, के बी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। तो आप कहिए सर आप कैसे समझ गए कि आपको बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट निकालना है, बी ए वाला, तो देख रहे हैं यहाँ लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, तो बी वाला निकालना है, कांस्टेंट बोले तो के निकालनी है, मतलब के भी निकालनी है। कैलकुलेट आगे लिखल है, फिर आगे लिखल है कितना ग्राम यूरिया, 1 ग्राम, तो गिवन मास कितना हुआ 1 ग्राम, तो W1 का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं 1 ग्राम। क्लियर हो गए। है किसका, यूरिया, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, यूरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH2CO NH2, लेकिन मास जोड़ियो तो उतने आइएगा, ये दियो दिया है आपको, मदद कर दिया है कि मास इसका कितना है 60 ग्राम। अगर मान लीजिए नहीं भी दिया रहता तो मास जोड़ के हम लोग निकालिए लेते, लेकिन चलिए दे दिया है तो अच्छा है। और एक बात और हम बोल देते हैं कि ये उस वर्ष जो ये नोमेरिकल था तो ये 5 नंबरी नोमेरिकल था, मतलब एक को नोमेरिकल बनाना था ना, नंबर कितना 5। मैंने पहले भी बोले हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नोमेरिकल आता है, तो नोमेरिकल कितना होता है 5 नंबर। तो ये नोमेरिकल जो था ना उस वर्ष कितने नंबर की थी, मतलब एक 5 नंबरी क्वेश्चन था ये, तो हम लोग अभी एक 5 नंबरी क्वेश्चन को बना रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि कितना ग्राम पानी, 75 ग्राम पानी, 75.0 ग्राम वाटर, मतलब 75 ग्राम ना हुआ। तो पानी क्या होता है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट आपको किस में मिला हुआ है ग्राम में, 75.0 है, उसको सीधे 75 लिख लिए, तो 75 ग्राम हो गई। अब इतने के बाद आपको क्या चाहिए, अगर फॉर्मूला के हिसाब से चाहिए तो आपको चाहिए इतने के हिसाब से, और चाहिए तो और चाहिए आपको डेल टीबी। भाई डेल टीबी का मतलब क्या, डेल टीबी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का अपना ही बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री से, ई कह रहा है कि कितना हो गया है 100.114, तो हम कितना बढ़ा, तो 100.114 है नंबर एक बात। पानी का अपना बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, तो ई घटा देंगे तो इतने ना बढ़ा, मतलब 0.114 ना बढ़ा। तो अब जरा देखिए इतने डेटा था किसमें, इस क्वेश्चन में। अब जरा अगर फॉर्मूला पर चलिए तो फॉर्मूला आपका क्या था, फॉर्मूला आपका ये था कि डेल टीबी बराबर, अगर याद हो तो डेल टीबी बराबर के बी गुने W1/M1 गुने 1000 सॉल्वेंट इन ग्राम, यही है ना फॉर्मूला। अब जरा फॉर्मूला को देखिए, आपने डाटा को देखिए, क्या लग रहा है कोई और डेटा आपको चाहिए कि इतने से आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अगर आप देखेंगे तो देखिए डेल टीबी का वैल्यू डेल है 0.114, जो यहां डाल देंगे, के बी हमको निकालना ही है तो कोई बात नहीं है। W1 का वैल्यू कितना 1 ग्राम पुट कर देंगे, M1 का वैल्यू कितना 60 यहां पुट कर देंगे, सॉल्वेंट इन ग्राम के जगह यहां 75 पुट कर देंगे, गुना भागा में कहीं टाइम लगेगा क्योंकि 5 नंबरी न्यूमेरिकल है, आराम से आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत, बना लेंगे आप, गुना भाग कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की कोई लिखने उखने की जरूरत नहीं है, वीडियो सेव रहेगा, आपको जब प्रॉब्लम लगे वीडियो निकाल के क्वेश्चन नंबर पर पहुंच जाइएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली समझते चलना है। तो चलिए 2009 वाले 5 नंबरी न्यूमेरिकल पर हम लोग काम कर लिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2009 में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो क्वेश्चन आया क्या हुआ है कि डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब आपसे क्या बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको परिभाषा देना है। कैसे हम ये आपको आंसर हम नहीं लिखेंगे, हमको आपको बता रहे हैं कि क्या क्या करना है उसमें, आंसर तो आपके कॉपी पर है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को शॉर्ट में हम लोग ओपी या पाई के नाम से भी जानते हैं, पाई पी ए। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको क्या देना है डिफिनीशन, लिख ले डिफाइन, परिभाषा देना है। आपको याद भी होगा वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक देता हो, तो वो आप डिफिनीशन दे देंगे जो डिफिनीशन होता है। फिर उसमें आगे लिखा है व्हाई डज ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम एबनॉर्मल, मतलब एक और हेडिंग बनाएंगे, यहां हेडिंग देंगे क्या एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब एक इसमें परिभाषा देनी है जो 2 नंबर का काम करेगा। ये भी 5 नंबर ये क्वेश्चन था, 2 5 नंबर क्वेश्चन आ गया था सॉल्यूशन चैप्टर से उस वर्ष, एगो न्यूमेरिकल एगो
थियरी। तो अब ये कहता क्या है कि ये 2 नंबर का काम करेगा, ये 3 नंबर, तो ये एबनॉर्मल कहां का हम आंसर देंगे। तो मैंने लास्ट हेडिंग सॉल्यूशन चैप्टर का जो सबसे लास्ट हेडिंग दिए थे वो दिए थे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बड़ी बात यह है कि वो मॉलिक्यूलर मास चारों में होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी होता है M1, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी होता है, नीचे में मॉलिक्यूलर M1 बोलिए या Ma बोलिए, हम पहले भी बोल दिए कि 1 का मतलब सोल्यूट, 2 का मतलब सॉल्वेंट, या A का मतलब सोल्यूट, B का मतलब सॉल्वेंट, X का मतलब सोल्यूट, Y का मतलब सॉल्वेंट, तो जो भी मान के चलिए आप, लेकिन जो M है मॉलिक्यूलर मास वो सब में है, चाहे वो आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कीजिए, चाहे वो आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कीजिए, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कीजिए, चाहे वो आप लास्टली ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कीजिए। हम इसलिए वहां पर चारों ना लिख के मॉलिक्यूलर मास दे दिए, तो मॉलिक्यूलर मास तो चारों पर लागू हो गया। तो भाई वो आपसे अल्टीमेटली यही पूछ रहा है कि एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों हो जाता है, व्हाई डज, ऐसा होता क्यों है। तो मैंने आपको बताया उसके 2 ही कारण है, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन। मतलब साफ साफ ऐसे कहिए, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में जितना चीज पढ़ाए हैं वो चीज इसके नीचे लिख दीजिए, तो इसका आंसर हो गया, जिसमें 2 नंबर आपको मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का जो डिटेल है, परिभाषा, उसके डिसोसिएशन एसोसिएशन, वो लिख दीजिए, तो वो काम करेगा 3 नंबर का, यानी 2 और 3 मिला के कुल कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर हो गई चीज, बढ़े अगले पर। चलिए 2009 के बाद आगे बढ़ते हैं 2010, मतलब 2009 में 2 ही क्वेश्चन आए थे, दोनों 5 नंबरी क्वेश्चन आए थे, एक न्यूमेरिकल था और एक थियरी था। 2010 का जरा क्वेश्चन देखिए, तो ये आपके न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अगर आप चाहेंगे, आपको लग रहा होगा अभी क्या कि भाई शुरू किया सब न्यूमेरिकल टकराने लगा, तो हम आपको क्लियर बोल दें कि 2009 से लेके 18 तक खूब न्यूमेरिकल पूछा, लेकिन जब 19 में ट्रेंड चेंज किया तो 19 से लेके 21 तक में कुछ कम न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, और 21 के बाद से जब क्वेश्चन आ गया तब तो एक आध गो न्यूमेरिकल रहता है। तो कोई ये नहीं सोच लीजिएगा कि न्यूमेरिकल रे बहुत न्यूमेरिकल वाला है तो शुरू में इसका मतलब सीखना पड़ेगा। अब प्रेजेंट ट्रेंड के हिसाब से न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है जो बोर्ड का लेवल का है, लेकिन हाँ पुराने समय न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा आते थे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा वो आइए, कह रहा है कैलकुलेट द क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमको निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, कितना परसेंट सोल्यूशन, मैंने आपको पहले ही बोल दिए हैं कि जितना परसेंट रहता है उसी को आप क्या घोषित कर लीजिए, ग्राम घोषित कर लीजिए। भाई क्यों घोषित कर लें, तो उस केस में सॉल्यूशन जो होता है वो कितना होता है, 100 होता है, तो 100 होता है तो हम कितना 100 मान लिए, यानी सॉल्यूशन था नहीं लेकिन सीधे कितना ले लिए 100 ले लिए। 100 इसलिए लिए कि ये परसेंट था, अगर परसेंट नहीं रहता तो फिर हम नहीं लेते। फिर आगे लिखल इसमें कौन चीज, यूरिया, तो यूरिया का M1 आपको इसमें निकालना पड़ेगा, ये नहीं दिया है, उस वो न्यूमेरिकल में दिया था लेकिन ये न्यूमेरिकल में नहीं दिया है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, तो नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास 1 × 2, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास 1 × 2, यानी ये कुल कितने आते हैं 60, जो आपको पहले से ही पता है। फिर आगे लिखल है टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, अगर डिग्री सी में रहता तो केल्विन में बदलते हैं। ये अच्छा किया है कि आपको डायरेक्ट किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है। हमारा जो पाई का फॉर्मूला है, वो पाई का फॉर्मूला क्या है जरा उस पे आइए। पाई का फॉर्मूला है पाई बराबर W1/M1 इंटू 1000/VmL, मोलरिटी है उसमें ना, VmL और गुने R गुने T। तो आप जरा गौर से देखें तो सब चीज इसमें मिल गया है। पाई निकालना है, खाली R नहीं ना पता है, तो R के बारे में आपको अच्छी तरह पहले भी सिखा दिए कि वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो नहीं भी दिया है तो आप कितना लेके चलेंगे, ये वैल्यू आपको हम पहले बोल दिए कि रटिए लीजिए आप, वो दिया है बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिया है आप अपने मन से ले लो। तो अब अगर इस फॉर्मूले को गौर से देखिएगा तो ये भी न्यूमेरिकल उस वर्ष 5 नंबर ये में आया हुआ था। मैंने पहले भी बोले हुए हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन, डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों का न्यूमेरिकल आया, मतलब उसका थ्योरी होता है 5 नंबर और न्यूमेरिकल होता है 5 नंबर, सीधा सा बात है। तो ये भी न्यूमेरिकल उस वर्ष कितने थे। अब आप आराम से सारे डाटा को इस पे पुटअप करो, गुना भाग करो, आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर हो गए, गुना भाग कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। 2010 के क्वेश्चन में थे आप, 10 में मतलब एक को पूछवे किया था। अब कहां पर पहुंच गए? 11। 11 में ए बी कर दिए, मतलब 2 पार्ट है, मतलब ये 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ई 2 नंबर का काम करेगा और इसका बी जो है वो 3 नंबर का काम करेगा, मतलब 2 और 3 मिला के 5 हो जाएगा। इसमें हमको किस किस चीज का जवाब देना है? तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एलिवेशन इन, ये तो हम क्वेश्चन लिखा के आपको बता दिए थे कि क्वेश्चन कैसे 5 नंबरी में पूछता है। तो सबसे पहले इसका हेडिंग देके किसका डिफिनीशन देना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन देना है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन मतलब पूरा क्वेश्चन वो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तब रॉल्ट्स लॉ की बात, तो अभी रॉल्ट्स नहीं, इसमें खाली एलिवेशन के तक छोड़ना है। लेकिन इसका जब परिभाषा हो जाएगा तब इसके अगले क्वेश्चन में जाइए तो क्या है देखिए। तो अगले क्वेश्चन जो उसका बी था तो वो क्या किया था? न्यूमेरिकल दे दिया था। मतलब ए जो था 2 नंबर का वो क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन बी जो उसका पार्ट था वो क्या था? न्यूमेरिकल 3 नंबर का डाल दिया था। 2 + 3 मिला के उसको क्या किया था? 5। अब जरा इसको क्लियर होइए तो इसके डेटा को जरा लिखिए। लिखे हैं व्हेन 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो W1 का वैल्यू कितना? 10 ग्राम। कितना में घुला हुआ है? 100 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। तो आपका सॉल्वेंट कितना हुआ? 100 ग्राम। अगर हमको एम मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी तो जरूरत लगता नहीं, क्योंकि लास्ट में लिखा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, यानी MO1 निकालना ही है। ठीक है। फिर उसमें लिखल है क्या कि बॉइलिंग पॉइंट रेज, हम आपको बताएं रेज लिखा रहे, हायर लिखा रहे, इस सब का मीनिंग क्या होता है? बढ़ना, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कितना दिया है? 1 डिग्री सी, मतलब 1। ठीक है। फिर आगे और डाटा चाहिए। एक केबी का यहां डेल है डाटा, यहाँ बी होगा, गलती से H टाइप हो गया है, ये बी है। तो कितना डेटा है? तो केबी के डेटा है 2 पॉइंट, यही है ना। हमको निकालना कौन चीज है? M1। तो फॉर्मूला जो काम करेगा वो कौन सा? तो डेल टीबी बराबर केबी गुने W1/M1 इंटू 1000 सॉल्वेंट इन ग्राम, यही है ना। और तो कुछ नहीं चाहिए। तो अब जरा देखिए आप डेटा को, डेल टीबी का वैल्यू आपको मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है? 1 मिला हुआ है। केबी का वैल्यू 2.53, W1 का वैल्यू 10, ये सॉल्वेंट का 100। खाली एक को चीज नहीं पता है क्या? वही तो निकालना है, गुना भाग करेंगे आराम से आएगा, कोई दिक्कत। बढ़े अगले पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2012, मतलब अभी 9, 10, 11 कर लिए, हम आ गए किस पे? 2012 का जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब कहिएगा सर आप कैसे समझे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन है, डाइल्यूट का मतलब घुला हुआ सॉल्यूशन, बात एक है। समझ में आ रहा है बात? तो कहता है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का डिफिनीशन देना है। हम डिफिनीशन लिखाए हुए हैं कि सॉल्यूशन का वह गुण जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता है। मतलब दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले ये दे देना है। तब आगे लिखा हुआ है राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी उसके जो नाम होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो नाम आपको नीचे में लिखना है। तो कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? 4। वो चारों का नाम भी देना है, पहला, दूसरा, तीसरा करके। पहला नाम देना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा नाम देना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा नाम क्या देना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथे नाम क्या देने हैं? ऑस्मोटिक। तो परिभाषा भी देना है और उसके नीचे उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने नाम है वो नाम भी देना है। इसलिए ये क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। तो क्वेश्चन फिर कौन है? देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी अभी न्यूमेरिकल बनाए थे, अभी अभी यही न्यूमेरिकल 5% वाला बनाए थे। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2 बार पूछ लिया है, मतलब 1 वर्ष पीछे भी पूछा है और इस वर्ष भी पूछा हुआ है। बात समझ में आए? तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, एक जगह बता दिए तो आप वहां कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2013। ये 2013 में फिर ये 5 नंबरी क्वेश्चन है। मतलब एक थोड़ा आइडिया लगाइए आप। आइडिया ये लगेगा कि सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है
जो किसी वर्ष दूगो 5 नंबरी या किसी वर्ष एगो 5 नंबरी पूछबे करेगा, मतलब एगो 5 नंबरी फिक्स है। इसलिए ना सॉल्यूशन चैप्टर को अपना लोग इतना लंबा लेके चले हैं कि वो एक 5 नंबरी तो फिक्स है, अगर उनका दिल क्वेश्चन सेटर का मन खुश रहा तो दूगो को डाल सकता है, तो इसीलिए वो समानता एक रहेगा ही रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट नहीं, गलती टाइप हो गया, या डिफाइन होगा या डिस्कस होगा, इस तरह का होगा। मतलब आपको परिभाषा किसका देना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का परिभाषा देना है। पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का, आगे लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलगेटिव प्रॉपर्टी। जिस समय में ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ा रहे थे तो 5 नंबरी क्वेश्चन हम आपको लिख दिए थे कि एक के क्वेश्चन उसको जानबूझ के घुरा फिरा के पूछता रहता है। आप कुछ नहीं, ये भी 5 नंबरी क्वेश्चन है जिसमें 2 + 3 = 2 नंबर इसके लिए है और 3 नंबर उसके भांट ऑफ लॉ के लिए है। तो कहिएगा, कहता है कि प्रूव कीजिए कोलगेटिव प्रॉपर्टी, तो कोलगेटिव प्रॉपर्टी उसी को बोलते हैं जिसके फॉर्मूला में M1 आ जाए। तो भाई भांटो हॉफ का जो लॉ लिखते हैं पाई = CRT, तो उसके फाइनल फार्मूला में तो M1 आइए ना जाता है। तो मतलब जानबूझ के लैंग्वेज को घुमाया है, आपको लिखना उतना ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर और इसके किनके नियम, भांट हॉफ के, जानबूझ के वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया है और वो लैंग्वेज में घुमा दिया है। हम इसीलिए आपको क्या सिखाएं कि एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा टेंशन लेवे नहीं कीजिएगा, खाली देखिएगा अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर 5 नंबर, बस शुरू, अपना काम शुरू। उसके अंग्रेजी को देखना करना रखना अपने पास, ठीक है। इसलिए ज्यादा दिमाग उस पर लगाना ही नहीं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलिए, 13 के बाद हम लोग चलते हैं। 13 में एक और पार्ट है और वो भी न्यूमेरिकल है, मतलब वही न्यूमेरिकल है कौन जो अभी अभी आए थे, वही न्यूमेरिकल है जो अभी अभी हम लोग बनाए हुए थे। सेम न्यूमेरिकल, मतलब तीसरी बार आपको भेंट करने आ गया जो 5% वाला न्यूमेरिकल था वो। इसमें बड़ी बात है कि आर का वैल्यू दे भी दिया है, तो हम पहले ही बोले कि कभी वो वैल्यू दे भी सकता है और कभी वो वैल्यू नहीं भी देगा। इसलिए आप रट के रखो, आर की वैल्यू कितनी, 0.0821। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन को समझाइए। मतलब इसमें पहले परिभाषा किसका देना होगा, ऑस्मोसिस का फिगर परिभाषा दोनों देना होगा। जब ये हो जाएगा तब किसका देना होगा, डिफ्यूजन का देना होगा। इतना काम के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। मतलब ये 2 + 3 = कितने हैं, 5 है। अगला इसमें क्या लिखल है, बर्कले हार्टले मेथड लिखा है थे ना लास्ट में, एगो बड़का फिगर खींच के हवा मापने वाला मशीन सब सेट करके बदल तो वैज्ञानिक का नाम बर्कले और हार्टले। तो 2 नंबर मिला इसके और इसके परिभाषा के लिए, 3 नंबर मिला आपको किसके लिए, बर्कले हार्टले को लिखने के लिए। तो 2 और 3 कितने हो गए, यहां तक देख रहे हैं, हर वर्ष एगो 5 नंबरी फिक्स है। हाँ थ्योरी आवे, न्यूमेरिकल आवे, तो पहले न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता था, थ्योरी भी। अभी का तो फिक्स है, थ्योरी आएगा। अब न्यूमेरिकल को 2 नंबर में पूछता रहता है या ऑब्जेक्टिव में डालना रहता है तो डालता है, सब्जेक्टिव में जनरली देखा जाता है। अब न्यूमेरिकल एवे नहीं करता है, न्यूमेरिकल एवो करता है तो कहां पर आता है, ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में तो सीधा छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछता है। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन, मतलब आपको आंसर क्लियर हुआ ना कि हमको क्या लिखना है और आपके कॉपी में है या नहीं। नेक्स्ट हम लोग चले, अगला क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि न्यूमेरिकल है, चलिए न्यूमेरिकल का डेटा पहले लिखते हैं। कह रहा है कितना ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज। तो W1 का वैल्यू 18 ग्राम हो गए, कोई दिक्कत। कह रहा है कितना केजी पानी में, 1 केजी पानी में। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, ग्राम में नहीं है केजी में है, तो केजी में है तो कितना है, 1 केजी है। इस बार अब 1000 नहीं लेंगे, याद आया कुछ, ग्राम रहता है तो 1000 लेते हैं, और ग्राम नहीं रहता है तो, केजी रहता है तो 1000 नहीं लेते हैं। अब रहता है आगे क्या लिखल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू दिया है, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे वो वैल्यू प्रेशर का। प्रेशर का क्या क्या वैल्यू रहता है याद है ना, मतलब यूनिट, लास्ट में बार लगा रहे हैं, MMHg, ATM, टॉर, ये सब तो उसको समझते हैं हम लोग क्या, प्रेशर। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं लेंगे। आगे लिखल है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तभी निकलेगा जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, तो 100 उसमें से घटा देंगे। समझ में आई बात, क्योंकि अपना उसका ही है। फिर आगे लिखल है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसमें कुछ ये फिर केबी का वैल्यू दे ले, केबी का वैल्यू कितना है, 52। अब हम अगर फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि del TB बराबर केबी
गुने W1/M1। यहां अब 1000 नहीं होगा क्योंकि केजी है, तो सॉल्वेंट इन, तो देखिए तो एक बार सब डाटा मिला आपको। सब डेटा अगर मिल गया हो तो देखिए हमको डेल्टी भी निकालनी है, केबी का डेटा है, सॉल्वेंट का डेटा है, W1 का डेटा M1, तो M1 था ही क्या है, ग्लूकोज। तो M1 जो है किसका निकाल लेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, मास जोड़ के 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 बोले तो कितना, 180 ग्राम। तो अब सब चीज ना आपको मिल गया, तो पहले ही डेटा पर डाल के डेल्टी भी निकाल लेंगे, जितना आंसर आएगा उसको उसमें से क्या करेंगे, 100 घटा देंगे, वो हमारा आंसर होगा। अब समझ आई बात। तो ये भी न्यूमेरिकल क्या था, 5 नंबर। जैसे ही लॉरिंग, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक का आया न्यूमेरिकल, समझिए न्यूमेरिकल भी कितने नंबर, 5 नंबर। नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। 2014 का ही एक और 5 नंबर क्वेश्चन था, मतलब 2014 में एगो 5 नंबरी नहीं था, दूगो 5 नंबरी था। अब कहिएगा दूगो क्यों था, तो उस वर्ष ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्ट एक 2014 एक ऐसा वर्ष एग्जाम हुआ है जिस वर्ष ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दिया गया था, बात समझ में आया, इसलिए सब्जेक्टिव उसमें ज्यादा थोड़ा मिलेगा। अब ये क्वेश्चन क्या है जरा वो आइए, कह रहा है पहला लाइन में, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, मतलब किसका परिभाषा नहीं लिखा है। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर में पहले वेपर प्रेशर का परिभाषा लिखा है, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या लिखे थे, VP। तो वेपर प्रेशर का परिभाषा मांग रहे हैं, ठीक है, आप परिभाषा दे देना कि दैट प्रेशर व्हिच एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन इट्स ऑन लिक्विड सरफेस, याद है, तो वो सब आप दे देना। उसके बाद उसमें जब ये परिभाषा दे दीजिएगा तो उसके बाद पहला और दूसरा कुछ बात पूछ रहा है जिसको समझना है, ये मतलब आपको समझाना है वो क्या बोल रहा है पहला दूसरा में। क्योंकि वेपर प्रेशर में एक बात हम लिखे हुए थे कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का, याद आया या नहीं। मासे से रिलेटेड ही दोनों क्वेश्चन पूछ लिया है। वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि कोई वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर मिलाएंगे तो क्या होगा। वोलाटाइल का मीनिंग हम आपको क्या सिखाए हैं, उड़नशील, जैसे कपूर सब होता है अपने आप क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो कोई वोलाटाइल चीज को अगर किसी में मिलाइएगा तब उसका वेपर निकालिएगा, तो भाई वोलाटाइल चीज को जैसे सॉल्यूशन में मिलाइएगा तो उड़ ही जाएगा। जब उड़ जाएगा तो मास उसका घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, तो घट ही जाएगा, वो तो उड़ ही गया। और जब मास घट जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी पहला लाइन में ये लिखाएगा कि वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। कोई पूछेगा भाई क्यों इंक्रीज कर जाएगा, तो हम उनको बताएंगे कि इसलिए इंक्रीज कर जाएगा कि वोलाटाइल का मतलब उड़नशील चीज, वो जैसे ही उसमें जाएगा तो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आप तो मास घटना तो बोलते हैं वेपर का उल्टा, तो मास जैसे ही घट जाएगा तो वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उसके दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखल है कि अगर कोई नॉन वोलाटाइल चीज को मिलाएंगे तो क्या होगा वेपर प्रेशर में, तो भाई नहीं उड़ने वाला चीज, जैसे मान लीजिए आप चीनी मिलाए, आप ग्लूकोज मिलाए तो वो तो उड़ेगा नहीं, और जब उड़ेगा नहीं तो मास बढ़ेगा, और जब मास बढ़ेगा तो स्वाभाविक है वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये 5 नंबरी क्वेश्चन नहीं था, ये 2 नंबरी ये था जिसमें वेपर प्रेशर का परिभाषा था और 2 टर्म के बारे में पूछ रहा था कि वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा। एक बार बोल रहा था उड़ने वाले चीज को मिला दे और एक बार बोल रहा था नहीं उड़ने वाली चीज को मिला दे, बात समझ में आया। नेक्स्ट अगले वर्ष चलिए, अभी हम लोग कहां पर पहुंचे हुए हैं, 2014 पर पहुंचे हुए, पहुंचना कहां तक है, 2025 तक। अगर अगले क्वेश्चन पे आप आते हैं तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, एकदम सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा हुआ था क्या, रॉल्ट्स लॉ। तो अब कहिएगा सर इसमें कौन सा रॉल्ट्स लिखेंगे, रॉल्ट्स लॉ तो 4 गो है, रॉल्ट्स लॉ फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रॉल्ट्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रॉल्ट्स लॉ फॉर डिप्रेशन इन। लेकिन बीच में एगो रॉल्ट्स लॉ लिखे थे, वो रॉल्ट्स लॉ किसके लिए, लिक्विड इन, याद आया। और हम बताए थे कि ये आपको 5 नंबर में नहीं पूछेगा, ये आपको कितने नंबर में पूछेंगे, 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो यहां 2 नंबर वाला रॉल्ट्स लॉ लिखना है जिसका फॉर्मूला अगर याद हो तो लिखे थे P बराबर P1 प्लस P2,
ये लिखे थे वही वाला लिखना है, उससे ज्यादा, मतलब 2 नंबर का है, उससे ज्यादा उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन। 2014 का ही एगो न्यूमेरिकल था, लेकिन नहीं, ई क्वेश्चन जो है ना वो 11th का मोड का टाइप हो गया, ई क्वेश्चन नहीं था अब में। 2014 में ही एक और क्वेश्चन था जिसका नाम क्या है, तो ये भी समझाना पड़ेगा। 2 नंबर का मोल फ्रैक्शन का परिभाषा पूछा था, मोल फ्रैक्शन का परिभाषा दे दीजिए, उसका जो फॉर्मूला है वो दे दीजिए, इसका कोई यूनिट होता नहीं, यूनिट लेस क्वांटिटी है, वो लिख दीजिए, मोल फ्रैक्शन 2 नंबर की कहानी क्या हो गई, खत्म। नेक्स्ट अगले चलिए, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है डिस्कस रॉल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेस। तो ये हमको बताना पड़ेगा। ये हो गया एक तरह से क्या कि पूरा उसका क्वेश्चन है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें हम लिखे हुए हैं 2 + 3 बराबर ई। क्या किया हुआ है, 2 नहीं पूछ, क्या कितना पूछ लिया है, तो ए में कुछ जोड़े होगा, छोटका कौन चीज मोले फ्रैक्शन कुछ 2 नंबर का एगो जोड़े होगा, बी में 3 नंबर का देके पूछ लिया है। तो इसमें आपको डायरेक्ट कहां से शुरू करनी है, जहां से रॉल्ट्स लॉ है उसका, वहां से शुरू करके, और उसका जो फाइनल फॉर्मूला आता है, फाइनल फॉर्मूला क्या आता है उसको पता है ना, उसका फाइनल फॉर्मूला ये P0 - B बाय P0 बराबर W1/M1 गुने M2/W2, ये है ना। तो लास्ट इक्वेशन जो चौथा नंबर इक्वेशन है वहां तक पहुंचना है, बात समझ में, तब ये जाके इसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पर चले, 15 तक पहुंचे। 15 ही में एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि मोलरिटी में मोलैलिटी में क्या अंतर है। क्या आपके कॉपी पे नहीं लिखा हुआ है, मोलरिटी मोलैलिटी टेबल टाइप का बनाते हैं, एक साइड में लिख दीजिए मोलरिटी, एक साइड में लिख दीजिए मोलैलिटी। इसमें परिभाषा होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें परिभाषा होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या होता है मोल पर केजी। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। ढेर सारा लिखे होंगे, लिस्ट किए होंगे, आप वहां से लिख दीजिए। नेक्स्ट अगले चलते हैं, फिर ये नोमेरिकल है, हाँ ये नोमेरिकल नया नोमेरिकल है, चलिए इसको बनाइए। नया नोमेरिकल क्या है, कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज इतना एटीएम, यानी पाई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.6। मैंने पहले ही बताया है कि आप कैसे समझिएगा ये प्रेशर है, तो उसका बेस्ट है कि यूनिट याद रखिए, या तो एटीएम होगा या एमएमएचजी होगा या टॉर होगा, या हाँ ढेर सारे बार होंगे, पास्कल्स होंगे, तो कोई होगा, आप उससे पकड़ लीजिएगा कि वो प्रेशर की बात। टेम्परेचर कितना दे ले, लेकिन मैंने आपको क्या बोले कि डिग्री सी में टेम्परेचर लेना है, आपको केल्विन में लेना है, तो कितना जोड़ देंगे, मतलब कितने हो जाएंगे 300 केल्विन लेना है। अब आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब सी निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई बराबर CRT, और आर का वैल्यू नहीं भी दिया है तो दिया है, मतलब कितना 0.0821। तो अब आपको नहीं निकलेगा पाई बराबर CRT, तो पाई का वैल्यू है ये है, सी का निकालना है, आर का वैल्यू है ये है, टी का वैल्यू है ये है। ये नोमेरिकल 5 नंबर ही नहीं था, ये नोमेरिकल 2 नंबर का था, क्योंकि ये पाई बराबर CRT पर बना तो 2 नंबर होगा, लेकिन उसके जो बर का फॉर्मूला है पाई बराबर W1/M1 गुने 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर गुने R गुने T, उस पे बना, तो फिर वो नोमेरिकल 5 नंबर ही है। समझ में आई बात। तो ये नोमेरिकल आपका कितने नंबर का था, 2 ही नंबर का था। क्लियर हो गई चीज। नेक्स्ट अगले आते हैं, ये अब आ जाइए आप किस पे 16, लेकिन समझाना नहीं पड़ेगा। हम जो आपको बूस्टर सेट दिए हैं ना, तो उस सेट में क्या किए, ई क्वेश्चन को एक की जगह लिख दिए हैं, जबकि पहले भी टकराइल है, 2014 में भी था, 2014 से पहले था शायद, 11 में था शायद, देख लीजिए, 2016, तो उस आपके सेट में हम एक की जगह दोनों वर्ष लिख दिए हैं, नहीं लिख दिए दोनों, यहाँ हम अलग कर दिए, आपको अलग इसलिए कर दिए कि आपको हम समझाना चाहें कि देखिए अलग अलग वर्ष में है हम, जबकि आपके बूस्टर सेट जो दिए उसमें एक ही जगह देके ब्रैकेट में दोनों वर्ष लिख दिए हैं, इस वर्ष भी है इस वर्ष भी। क्वेश्चन सेम था, फिर बोल रहा था ऑस्मोसिस का परिभाषा दीजिए और डिफ्यूजन का परिभाषा दीजिए, और किसके बारे में लिखिए, बर्कले हार्टले के बारे में दीजिए, मतलब 1 नंबर ऑस्मोसिस, 1 नंबर डिफ्यूजन और 3 नंबर बर्कले हार्टले, कुल कितने नंबर के 5 नंबर की। मतलब अभी तक ऑलमोस्ट आप देख लीजिए तो कोई ऐसा वर्ष नहीं बीता है जिससे कि सॉल्यूशन का एक 5 नंबरी क्वेश्चन नहीं हो भी करेगा, तय है, वो चैप्टर ऐसा है। अगला आ गई ये नोमेरिकल, लेकिन ये ऐसा नोमेरिकल है जो अभी अभी बनाए थे 18 ग्राम ग्लूकोज वाला, मतलब ये भी दोबारा पूछा हुआ है, तो पीछे जब बनाए हुए हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत
नहीं है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है, ये भी समझाए हैं, दोबारा आयल है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एलिवेशन इन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैंने ये भी समझाया है कि जहां अपना लोग इन रखे हैं वहां हम लोग क्या रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं, मीनिंग सेम होता है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ाओ, बढ़ोतरी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, बात एक ना हुआ। तो जहां इन है वहां ऑफ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना ऑफ लिया है तो कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का 2 नंबर का जो पार्ट बोले है ना वो इसमें देना है, लेकिन इसमें ए लगल है, इसका मतलब उसके बी में रॉल्ट्स लॉ होगा। समझ में आया। तो अगर उसके बी वाले पार्ट को देखिएगा तो बी वाले पार्ट्स में है, देख रहे हैं लगा है ना, उसी का बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या लिखिए, रॉल्ट लॉ। रॉल्टे लॉ को हम बोले ना कि लैंग्वेज में घुमाता, देख रहे हैं कितना बार का इंग्लिश झाड़े हुआ है। कह रहा है कि मोलिकुलर वेट निकालिए क्विज का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और आपको अच्छी तरह से हम बताएं कि रॉल्ट्स लॉ हमेशा लागू किस पे होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलाटाइल, मतलब जो नहीं उड़ता है उस पे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो प्लस माइनस में नहीं टूटता है उस पे। मतलब ऑलमोस्ट आपसे क्या पूछ रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ए के लिए 2 नंबर है और बी के लिए 3 नंबर है। कुल आपको ये क्वेश्चन कितने के थे, 5 नंबर। वर्ष कौन था, 16। क्लियर हो गया चीज। नेक्स्ट आते हैं, 2016 में फिर एक न्यूमेरिकल है, लेकिन ये भी न्यूमेरिकल पीछे हम बनाए हुए थे, अभी अभी आप चेक कर सकते हैं। 10 ग्राम वाला अभी अभी न्यूमेरिकल बनाए हुए थे जिसमें 1 डिग्री सी की बात किए हुए थे और 2.53, तो 2 बार ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, एक जगह बता दिए। बस हम आपको ईयर दिखाना था कि 2016 में वो न्यूमेरिकल दोबारा आए है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब आपसे पूछा है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन 5 नंबर में पार्ट नहीं, ई कितने देख रहे, ए लगल है, ए लगल है मतलब कितने नंबर, ये 2 नंबर की बात है। अब बी देखना है कि रॉल्ट पूछा है कि न्यूमेरिकल पूछा है 3 नंबर के लिए, तो जरा देख लेते हैं। न्यूमेरिकल पूछा है, समझ में आया, रॉल्ट्स लॉ नहीं पूछा है। 2017 में क्या किया था, न्यूमेरिकल पूछ ले। ए में 2 नंबर में पूछा है थ्योरी, लेकिन बी में वो क्या किया, न्यूमेरिकल पूछा है, उसी का न्यूमेरिकल पूछा है, लेकिन दूसरा का नहीं है, उसी का न्यूमेरिकल पूछा है। तो चलिए न्यूमेरिकल के डेटा को हम पुनः लिख देते हैं। क्या 3 नंबर का ही न्यूमेरिकल है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 1%। हम आपको क्या सिखाए हैं, W1 1% मतलब कितना ग्राम, 1 ग्राम की बात हो रही है। कह रहा है किस में 1% सोल्यूशन ऑफ एनिलीन इन इथर, मतलब घुलने वाला चीज क्या है, एनिलीन। आपको थोड़ी अभी दिक्कत ये लगेगी क्योंकि एनिलीन का फॉर्मूला अभी आपको मालूम नहीं है। आपको लग रहा होगा सर ये तो हमको मालूम नहीं है फॉर्मूला, तो इसलिए आपको मालूम नहीं है कि एनिलीन के लिए एगो चैप्टर ऑर्गेनिक में है। ऑर्गेनिक में एगो चैप्टर का नाम जब एमीन लिखते हैं उसमें इसी को पढ़ना होता है। तो एक बात बताइए, 12 का एग्जाम होता है पूरा 12 सिलेबस के बाद कि एक एगो चैप्टर के बाद, समझ में आया बात, तो पूरा सिलेबस के बाद ना। तो जब ऑर्गेनिक पढ़ लीजिएगा तो ये फॉर्मूला फिर आपको दिक्कत, वहां एनिलीन इतना भाषण देते हैं उस चैप्टर में कि एलिन पानी की तरह रटा जाएगा, H2O जैसे बोलते हैं ना वैसे रटा जाएगा क्या, C6H5NH2। तो कंफ्यूजन में मत आना। अभी इसका मास निकाल लेते हैं, 12 गुने 6 प्लस 1 गुने 5 प्लस नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 गुने 2, तो हो जाएगा कितने, ये 12, अच्छा सॉरी 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 14 और ये 2, कितने हो जाएंगे 16 और 21, मतलब 21 और 72 कितने हो जाएंगे 83, सॉरी हाँ 21 जोड़ेंगे ना तो 93 हो जाएगा, 93 है ना होगा, तो 93 हो गया इसका, तो मास निकल गया। आगे अब क्या लिखल है, काला रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वो बता रहा है कि हम आपको किसका वैल्यू दे रहे हैं, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, यानी इसका वैल्यू आपको दे रहे हैं। कितना दिया है 0.007। आगे किसको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। नहीं इसमें तो एक बात और है, भले ये अपना लोग तो फार्मूला से निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे जान रहे, हाँ ये कह रहा है कि मां से निकालिए, तो ये और आसान हो गया। ये निकालना नहीं था अपने लोगों को, यही आपको क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला से निकालने के लिए, डायरेक्ट नहीं निकालने के लिए। तो चलिए फॉर्मूला से ही निकालेंगे। डेल पी रिलेटिव का वैल्यू मिला हुआ है कितना 0.007। ई जब 1% है तो ये तय बात है कि सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, सॉल्यूशन कितने, लेकिन रिलेटिव लोड, हाँ एक बात यहां समझने वाली है, रिलेटिव लोडिंग का फॉर्मूला पहले देखिए।
तो फॉर्मूला उसका है W1/M1 इंटू M2 यही है ना फॉर्मूला। हमको इससे डेल पी मिलल है, W1 1% मिलल है, M1 हमको निकालना ही है। तो खाली अब हमको क्या चाहिए, M2 और W2 ओह मिलल है, टेंशन नहीं लेना है। W2 कैसे मिलल है, ई अगर 1 ग्राम और सोल्यूशन 100 तो वो कितना होगा, सिंपल सा बात, ई 1% तो 99%, तो 99% मतलब वो क्या 99 ग्राम मिल गया। अब M2 कहां से मिलल है, तो वो लिखल है इथर एगो और, तो 12 ये ऑर्गेनिक में जाएंगे तो एक और चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, याद आया। तो वो चैप्टर में जब जाएंगे तो ईथर का फॉर्मूला फिर रटा जाएगा आपको। ईथर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H5O C2H5। तो इसका मास फिर आपको जोड़ के निकालना होता है। तो जोड़ के निकालेंगे तो कितना आएगा, जब आप जोड़ के निकालिएगा 12 × 2 प्लस 1 × 5 तो ये हो जाएगा 24 × 5 29 29 29 58 58 16 बोलिए कितना होगा, 58 16 64 और 10, यानी ये मास कितने होंगे इसके 74। तो अब आप जरा देखिए सब कुछ मिल गया, डेल पी रिलेटिव का वैल्यू मिल गया, तो यहां पुट कर देंगे W1, यहां पुट कर देंगे M1 निकालना ही है, M2 का वैल्यू कितना 74, यहां पुट कर देंगे W2 का वैल्यू 99, यहां पुट कर देंगे, आराम से न्यूमेरिकल बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल पर, अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये समझाना पड़ेगा, ये आराम से क्लियर है आप। उसमें भी ए लिखल है, इसका मतलब ये 2 नंबर का काम करता होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 नंबर का ही काम करता होगा। तो 3 नंबर कोनो न कोनो चीज जुड़ल होगा, या तो उसका रॉल्ट्स लॉ जुड़ल होगा या नहीं तो उसका न्यूमेरिकल होगा, ये बात तय है। तो जरा देखिए कि क्या है, देख के चलेंगे तो उसका क्या है, रॉल्ट्स लॉ है। और देखिए कितना बढ़िया, कितने इंग्लिश झारे हुआ है। 3 नंबर के लिए इंग्लिश आ रहा है, स्टेट रॉल्ट्स लॉ फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ इज इट यूजफुल टू डिटर। ये लिख दिए हम आपको क्वेश्चन में, पढ़ाने के वक्तों में हम लैंग्वेज डाल दिए हैं कि भाई हम सिंपल यही बताएं आपको, कितनों इंग्लिश झारे रहे। खाली देख रहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लिखा रहेगा 2 + 3 बराबर, तो 2 था ए के लिए, 3 था बी के लिए, तो तब ना ए और बी कैल है, और तब कुल कितने हो गए 5। तो आराम से आप इसको लिख लेंगे, कॉपी पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन कब का है, 2017 में पूछा हुआ। अब आ जाइए कब, 2018 कह रहा है व्हाई डज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर नहीं है, 2 नंबर। कह रहा है कि वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर के बारे में अभी भी चर्चा किए थे कि वेपर प्रेशर मास का क्या होता है, उल्टा होता है। ये क्या कह रहा है कि अगर हम किसको जोड़े, नॉन वोलेटाइल को, अगर नॉन वोलेटाइल चीज को मिलाते हैं, मतलब चीनी ग्लूकोज इस सब को मिलाते हैं, मतलब जो उड़ता नहीं है, तब वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो भाई क्यों डिक्रीज कर जाता है, तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल चीज को हम मिलाएंगे तो मास उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही मास बढ़ा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो उसमें लिखना पड़ेगा ड्यू टू इंक्रीजेज मास, मास के बढ़ जाने के चलते, मतलब एक लाइन तो ई देना पड़ेगा पहले। तो देखिए सिंपल, पहले वेपर प्रेशर का परिभाषा देना पड़ेगा, और तब ई लिखना पड़ेगा, तब इसमें एक लाइन जोड़ना पड़ेगा कि ड्यू टू इंक्रीजेज मास वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, ये लिख दीजिए, या लिख ले उसमें डिक्रीजेज, तो आप इतना लिख दिए तो हो गया। क्वेश्चन में तो उतना है ही है ना, तो सीधे बस इतना बताना था। तो वेपर प्रेशर का परिभाषा ये लाइन देना पड़ेगा कि मास बढ़ जाने के चलते वेपर प्रेशर उसका क्या हो गया, घट गया। ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर। 18 के बाद अब आवाज जाइए किसमें, 19 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा देखिए। 5 नंबरी क्वेश्चन है ये, मतलब 2 + 3 बराबर, तो इसमें आंसर किसका किसका देना होगा, तो एक देना होगा किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का परिभाषा देना होगा। हम याद करवाएं आपको अच्छी तरह से, दैट प्रेशर व्हिच स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला जो आप देख रहे हैं, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम पहले बोले इंग्लिश कितना झाड़ा रहे, समझना है वही ऑस्मोटिक प्रेशर का कौन नियम, भांड ऑफ लौवे को वैसे पूछता रहता है। अब कहिएगा ऐसा क्यों पूछता है वो, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तबे होगा जब उसमें मॉलिक्यूलर मास आएगी।
तो यह फॉर्मूला में जो अंतिम में जाता है तो उसमें मोलिकुलर मास आ ही जाता है। तो कितनों इंग्लिश झाड़े रहे, आप जैसे देखना ऑस्मोटिक प्रेशर 5 ना समझना है वही छापना है, बहुत ज्यादा दिमाग उमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 2019 के 5 नंबर ही थे। चलिए नेक्स्ट 2019 का 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को हमको समझाना पड़ेगा, अगर हम समझाएंगे तो हमको लगता है हम ही बेवकूफ हैं जो बेकार में 1.5-2 महीना सोल्यूशन पढ़ाए हैं। मीनिंग तब तो वही हुआ, सीधे पूछ रहा है आपको क्या आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल क्या है। मतलब आइडियल का परिभाषा देके नीचे में लिख दीजिए P बराबर P1 प्लस P2, नॉन आइडियल का परिभाषा देके लिख दीजिए, हो गया खेल खत्म कहानी। 2 मन है तो एग्जाम्पल दे दीजिए। उसमें भी आपको समझाए हुए हैं कि अगर सेम सेम रहा, जात सेम रहा तो किसका एग्जाम्पल, और अगर जात सेम नहीं रहा तो नॉन आइडियल। तो 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं करने। हो गया 2019 क्लियर। नेक्स्ट अगला आइए, 2019 में फिर आया कौन, तो वो तो क्लियर है। आप ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं 2 नंबर में परिभाषा दीजिए, कहानी खत्म है। नेक्स्ट और बढ़िए, वो भी फिर 2020 में आया है 2 नंबर में कौन, एलिवेशन इन। तो हम जो लिखे 2 + 3 = 5 नहीं, तो इसमें 3 नहीं पूछा है, खाली कितना 2 नंबर का पूछना है, तो उतने लिखिएगा जितना पूछा उतने। पूछेगा नाम, आप पापा का नाम बताइएगा, नाम तो नाम, पापा का नाम पूछेगा तब बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए 2020 में है, ये फिर समझाना पड़ेगा। व्हाट आर नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन का परिभाषा दीजिए, फॉर्मूला दे दीजिए, और 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिए। एसिड पानी, दारू पानी, सब इसी का एग्जाम। नॉन आइडियल है क्या, जात सेम नहीं ना है। वैसे भी कोई दारू पी लेता है तो आपको लगता है कि वो आइडियल आदमी है, किनको लगता है जो दारू पिया है वो आइडियल है, वो तो ऑटोमेटिक वो क्या है, नॉन आइडियल है। नेक्स्ट आ जाइए 2021 में, जरा 2021 में आप आइए तो देखिए तो आपको क्या लगा, ये न्यूमेरिकल है या थ्योरी है। तो न्यूमेरिकल है तो इसका मतलब क्या है कि डेटा लिखना पड़ेगा। तो दीजिए डेटा लिखिए या बताइए हमको डेटा क्या लिखल है। 4 ग्राम, मतलब W1 का वैल्यू दे दिया। कास्टिक सोडा का मोलिकुलर मास दे ले। अब कहिएगा सर ये कास्टिक सोडा क्या होता है, कहीं बताइएगा। देखिए इसमें इस न्यूमेरिकल को बताने के लिए कास्टिक सोडा का फॉर्मूला जानना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जानना जरूरी, क्योंकि मास, तो ये तो हम डायरेक्ट M1 बराबर कितना लिख लेंगे 40। लेकिन फिर भी आप कहिए सर नहीं हमको बताइए कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaOH। NaOH को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। मास जोड़ के निकालिए, देखिए 23, 16, 1 कितने 40। लेकिन फॉर्मूला नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि मास उदेल था तो कहले फॉर्मूला जानना जरूर। कह रहा है किसमें घुला हुआ है, पानी में। सॉल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन टोटल कितना लिखल है, सॉल्यूशन है कितना सॉल्यूशन, तब 20 ml होगा, क्योंकि आपको हम सिखाए कि सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml। सेंटीमीटर क्यूब बोलिए, सीसी बोलिए, ml बोलिए, बात क्या है। तो ये 200 जो सेंटीमीटर क्यूब लिखल है, ये 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml की बात कर रहा है। अब आगे क्या निकालना है, मोलेरिटी। मोलेरिटी का फॉर्मूला अगर याद हो न्यूमेरिकल का, तो आप लिखे थे M बराबर W1/M1 गुने 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आप जरा देखिए W1 मिल रहे है 4, M1 मिल रहे है 40, मतलब सीधे आप बनाइएगा तो 4/40 गुने 1000/200। ये तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल हो गया, खेले खत्म है इसका, नहीं हो गया। मतलब 1/2 बोले तो कितना 0.5 मोलेरिटी आंसर। तो ये 2 नंबर का बड़ा साधारण सा न्यूमेरिकल किस वर्ष पूछा हुआ है, 2021 में पूछा है। और अगर आपको याद हो तो हम आपके जो डेली वाला डोज वाला सेट देते हैं उसमें न्यूमेरिकल हम डाले हुए थे। तो जो बिहार बोर्ड का ऑलमोस्ट रहता है वो तो हम इंटर कहीं ना कहीं करिए दिए रहते हैं, जानबूझ के किए रहते हैं। एक वहां पे इंटर हो गया, एक यहाँ पे इंटर हो गया है, तो बार बार जो बनेगा ना तो एक आदत सा बन जाएगा, वो तब एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, तो बहुत आसान है। क्या है, कह रहा है कि किसको, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो 2 का परिभाषा दे दीजिएगा आप। किसका परिभाषा, 2 नंबर का क्वेश्चन, ऑस्मोसिस का परिभाषा लेकिन दीजिएगा तो फिगरो डालना पड़ेगा। ऐसे करके नहीं, फिगर बीच में SPM लगल है जानवर का चमड़ा, तो वो फिगर दे के तब डिफिनीशन दीजिएगा। तब किसका परिभाषा, डिफ्यूजन का परिभाषा। डिफ्यूजन का देखिए लाइन का परिभाषा है, तो ये दोनों दे दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर। 1 नंबर ऑस्मोसिस के लिए मिलता और 1 नंबर
डिफ्यूजन के लिए कहीं एक एक परिभाषा लिखेगा तो एक एक नंबर देगा, सीधा है। दो परिभाषा के लिए 2 नंबर है। नेक्स्ट है ये अगला क्वेश्चन, जरा पढ़ के देखिए क्या लिखल है कि व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं या क्या है। और रिलेशन, हम फिर वही बात बोल रहे हैं, वो जानबूझ के इंग्लिश झाड़ता रहता है। वो कह रहा है क्या कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं वो दे दीजिए, तो ये 2 नंबर का काम करेगा। और रिलेशन पूछ रहा है किसके भी जान रहे हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मोलर मास। मोलर मास मतलब m1। तो भाई ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी, तो डेल टीबी का इसके साथ रिलेशन अंतिम वाला फॉर्मूला निकालेंगे तबे ना, मतलब रॉड्स लॉ लिखेंगे तबे आएगा, वो वैसे आ ही नहीं सकता है। तो हम इसलिए बार बार आपको क्या बोलते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप ही आगे मत लगाना कि इंग्लिश आगे में क्या झरल है, खाली देखना है यहाँ 2 + 3 = 5 है, यहाँ देखना एलिवेशन छपैया चालू। वो समझिएगा कितना इंग्लिश झारल है, मीनिंग उसका वही होने वाला है, वो जानबूझ के इंग्लिश में घुमाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन वर्ष का था, तो 2021 में। इसका मतलब 2 नंबरी भी था, वो न्यूमेरिकल एक था, ये 5 नंबरी भी था। हम इसलिए बार बार क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे 5 नंबर न्यूमेरिकल तो फिक्स है, सॉरी 5 नंबर का सब्जेक्टिव एगो तो फिक्स है थियोरी में, 2 नंबर दूगो एगो वो भी रहता ही है। इसलिए अगर कोई चैप्टर कहता है कि एगो पढ़िए फिजिकल का, तो सबसे बढ़िया चैप्टर किसको मानते हैं, सॉल्यूशन को मानते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्ट 5 नंबर। अगला जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल का वो फिक्स नहीं है, वो रह भी सकता है, क्योंकि आपको भी पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 5 नंबर क्वेश्चन है। फ्राइडे फर्स्ट लॉ और क्या को पूछेगा एक बार, जैसे इसी 2025 में सेकंड लॉ पूछ लिया, अगला बार फर्स्ट पूछेगा, आगमन होगा उसका, हम नहीं पूछे तो क्या 47 लेके जाइएगा भाई, वो तो नहीं जा सकते ना। उसके बाद दुए, लेकिन उसमें दुए को क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम उसके साथ हुई, लेकिन इसमें तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 गो है, तो 4 गो है तो एक को वो पूछेगा तो 4 वर्ष निपट लेता है ना वो, लेकिन उसमें तो दुए को ही है तो कितना वर्ष निपटेगा वो, बहुत होगा तो 2 वर्ष निपटेगा, तो कभी कभी नहीं हो देता है, बात वो है। नेक्स्ट आ जाइए 2022 में क्वेश्चन फिर समझाना पड़ेगा। समझाने का मतलब है कि हम खुद बेवकूफ हैं, मतलब आइडियल और नॉन आइडियल का परिभाषा देना है 2 नंबर में, दूगो एगो एग्जांपल जो मन हो आपको देने का वो दे दीजिएगा, कहानी खत्म। नेक्स्ट आ जाइए, हाँ मिला कहीं पर, जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर हम आपको बताए थे सॉल्यूशन के कितने टाइप, 3। एक का नाम दिए थे आइसोटोनिक, दूसरे का नाम हाइपरटोनिक, तीसरे का नाम हाइपोटोनिक। और उसी समय में हम आपको एक बात समझाए थे कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक नहीं पूछता है, आइसो लेकिन खूब पूछता है। आइसो का मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो ये पूछता है, थ्योरी में पूछता है 2 नंबर में, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये सामान्यता आपसे नहीं पूछता, इसलिए कि उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है कि हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कम, तो सोचता है हाइपर हाइपो का मीनिंग तो क्लियर है कि ज्यादा कम, बस इसी में फॉर्मूला भी आता है ना, याद होगा एगो लास्ट में उसका फॉर्मूला आता है W1/m1, दूसरे के W1/m1 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो इसलिए वो 2 नंबर में पूछ लेता है। तो खाली आइसोटोनिक का डेफिनेशन देना है बस, और उसका फॉर्मूला दे देना है, कहानी इसकी क्या हो गई, 2 नंबर के लिए खत्म हो गई। नेक्स्ट चलिए, अभी कहां पर पहुंचे, 22, अभी 3 वर्ष और चलनी है। क्या है अगला, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब समझाते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब हुआ के बी, क्योंकि एलिवेशन में ही ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट को के, तो आपसे पूछ रहा है कि के बी क्या है। ठीक है, हम समझा रहे हैं कि कैसे लिखना है। फिर आगे क्या लिखा है, हाउ इट इज रिलेटेड विथ मोलरिटी, नहीं मोलरिटी गलती से टाइप हो गया है, हाउ इज रिलेटेड विथ मोलरिटी, यानी ये मोलरिटी से कैसे संबंधित हैं। 5 नंबर है, मतलब ये भी क्वेश्चन जो है 2 + 3 5 नंबर है, जानबूझ के टेंशन डालने के लिए क्वेश्चन के मॉड्यूल को चेंज किया, क्योंकि जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का परिभाषा लेंगे तो उसी में ना आप बोलते हैं कि डेल टीएफ जो होता है, सॉरी डेल टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोलरिटी का। आप प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप किसको लेते हैं, कांस्टेंट के बी, तो इसी कांस्टेंट को आया कहां से वही पूछ रहा है, तो जब तक वो लिखिएगा नहीं तब तक वो आएगा कैसे, मतलब आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो आंसर है ना सेम वैसने देना है, कुछ अलग करने की जरूरत, क्योंकि उसमें तो आता ही ना कांस्टेंट है। और फिर उसमें पूछ रहा कि ये रिलेटेड कैसे है मोलरिटी के साथ, तो भाई मोलरिटी के तो अंतिम फॉर्मूला सब जो उसके जाइएगा तो उसमें है ना है कि डेल
डेल टीबी का फॉर्मूला तो उसमें है ही है कि डेल टीबी बराबर के बी, मोलैलिटी का फॉर्मूला W1/m1 × 1000 बाय सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मतलब घुमा, हम पहले बार बार इसलिए बोलते हैं कि कितनों इंग्लिश वो किए रहे, आप उसमें मत टेंशन में आना, बस वो देख लेना है कि 5 नंबर है, कनियो टकरा गया, एलिवेशन डिप्रेशन समझे हुए, छपैया चालू, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट आ जाइए, 2023 का एक क्वेश्चन है और ये नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर, समझा है ना, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो किसके वजह से होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? डिसोसिएशन या एसोसिएशन, या तो सॉलिड मॉलिक्यूल टूट जाता है यानी तो सॉलिड मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, तब उसका मॉलिक्यूलर मास में जो परिवर्तन आ जाता है, तब उसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास ना बोल के नया नाम क्या दे देते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूल। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का था? तो 2 नंबर में बढ़िया से कॉपी पर लिखल है, आप इज्जत से वहां से लिख लीजिए, खाली कॉपी पर रहने दीजिएगा, याद काहे लग कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 2023 का एक और क्वेश्चन है जो अभी अभी चर्चा भी किए थे, मतलब दोबारा रिपीट है। और क्वेश्चन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन फिर परिभाषा देनी है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग उमाग लगाने की जरूरत है नहीं, परिभाषा दीजिए, फॉर्मूला दीजिए, खेल खत्म है 2023 के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए 24, समझाना पड़ेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या है वो समझाना पड़ेगा। परिभाषा दीजिए, दो फॉर्मूले जो उसको है, इसका यूनिट तो हो नहीं करता है, यूनिट भी नहीं होता है, और ऊपर से टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम है ये नहीं भाई साहब के पास, समझ में आई बात? तो चलिए इसकी भी कहानी खत्म। अब आ जाए किस पे, 24 में और है, एक्सप्लेन रॉल्ट्स लॉ। तो वो तो क्लियर हो गया ना, रॉल्ट्स लॉ लिखना है किसके लिए, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। तो 2024 में पूछा है, मतलब लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का रॉल्ट्स लॉ, थोड़ा अब दिमाग लगाइए, मतलब हम 26 की कुछ बात करने वाले हैं। तो 24 में पूछा है ये कि रॉल्ट्स लॉ लिखना है, लेकिन किसके लिए, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए, जो लिखा हुआ है जिसका फॉर्मूला आप लास्ट में ऐसे लाते हैं, पी नोट माइनस पी बाय पी नोट बराबर W1/m1 इंटू M2/W। तो ई लास्टली जो फॉर्मूला जिसमें वो आंसर देना है इसका, ठीक है, ये दिक्कत है, हम समझाना ये चाह रहे हैं कि 24 में ई पूछा है। अब जरा देखते हैं अगले 25 में दूगो क्वेश्चन आयल है, एगो आपके सामने अभी है, एगो और हम ले जा रहे हैं, यही दूगो आयल है। अब इसके बाद क्वेश्चन होगा नहीं, खत्म हो गया है। तो मतलब 2025 में दूगो क्वेश्चन आयल है, वो दूगो क्वेश्चन में क्या क्या आयल है, तो आया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब 2 नंबर में पूछा है, 5 नंबर ही नहीं है, आधे पूछा है, मतलब 2 नंबर। एगो और जो क्वेश्चन इसका ही क्या है, मतलब 2 नंबर वाला रॉल्ट्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड, तब वो समझाने को बोल रहा है किसको, आइडियल नॉन आइडियल। हम इसलिए ना बोल रहे थे कि वो पूरा पार्टी पूछ लिया है, बहुत होगा तो टुकड़ा टुकड़ा करके कहीं कोनो चीज पूछे तो पूछे, और उससे ज्यादा वो पूछने वाला है नहीं। हम आपको क्या आइडिया देने वाले हैं, वो आइडिया को पकड़िए। एक है लोरिंग इन का केस, एक है एलिवेशन वाला केस, एक है डिप्रेशन का केस, एक है ऑस्मोटिक। ई पूछा है 2024 में, ई जो पूछा है अभी अभी 2025 में, जरा देखिए इसका पिछला जो था, अरे नहीं था इसका पिछला, ये था ना एलिवेशन, तो 2 नंबर में है ना, कहीं तो है ना। ई पूछा है 2025 में, ये दोनों भाई साहब हम वेट एंड वॉच में, कह रहा है 2026 में अपन एंट्री मारने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। नहीं समझ में हम क्या बोले, अरे 2 नंबरी क्वेश्चन जो रहता है वो 20 गो, तो 1 से 20, अब 5 नंबरी कहां से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 21 से। अब फिजिकल का 5 नंबरी पहले रहता है, इनऑर्गेनिक का उसका बाद, ऑर्गेनिक का उसके बाद, 21-22 रहता है फिजिकल का, 23-24 रहता है इनऑर्गेनिक का, अब 25-26 जो रहता है वो ऑर्गेनिक का। इसलिए हम आपको बोले क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, 21। तय है, या तो डिप्रेशन आएगा नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, ये बात क्लियर हो गई। इसलिए हम जो आपको पेज देने वाले हैं, कैप्सूल पेज, उसमें ट्रिपल स्टार में रखे हैं इसको और डबल स्टार में रखे हैं, समझ में आ रही बात? तो आपके लिए होता है कि इस वर्ष 2026 के लिए एगो 5 नंबरी कहिएगा सर, क्लियर कीजिए कि भाई हमको 2026 के लिए जानी है एग्जाम देने, और सॉल्यूशन चैप्टर का एगो 5 नंबरी आप बोल दीजिए, तो हम बोलेंगे ई दोनों आप करके चल जाइए, कोई ना कोई भाई साहब निश्चित रूप से आपसे भेंट करने आएगा, कहेगा हाँ हम आ गए मालिक साहब, आप लिख लो, चाहे वो डिप्रेशन का आए चाहे वो ऑस्मोटिक का आवे। लेकिन वो दोनों चूंकि लगातार पूछे हुआ है, तो
तो अब थोड़ा आने की चांस कम है। कम है, नहीं है नहीं बोलिए, थोड़े कि आप कहे वो उनका मन होगा हम दोबारा पूछ ले तो फिर क्या तोप से उड़ाइएगा उसको? तो पूछ सकता है, लेकिन चांस थोड़ा रिस्पेक्टिवली क्या होता है, कम बनता है। तो ये आपके पूरे सब्जेक्टिव की ब्रीफिंग थी। हमने आपको जितना नोमेरिकल था नोमेरिकल सब बताते गए हैं, और सब्जेक्टिव में कितना कितना आंसर किसका होगा वो समझाते गए हैं। अब आपको पूरा आइडिया लग गया कि हमको सब्जेक्टिव में क्या करनी है नहीं करनी है। कल सेम स्टाइल में सेम ऐसे ही पीपीटी बना हुआ है ऑब्जेक्टिव का, वैसे ही हम भाषण फिर कल पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का देंगे। कल सेम टाइम में सेम भाषण शुरू होगी सॉल्यूशन की, लेकिन कल भाषण किसकी होगी, ऑब्जेक्टिव की होगी। जब ये हो जाएगा कल, तो परसों हम आपको एक पेज दे देंगे जिस पेज का नाम है कैप्सूल पेज। उसमें एक ही पेज पर आगे और पीछे एक पर लिखा हुआ है डबल स्टार ट्रिपल स्टार देके सब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर। पहले 2 नंबर देके दे दिए ट्रिपल स्टार डबल स्टार, फिर 5 नंबर देके ट्रिपल स्टार और डबल स्टार। आप फिर ऑब्जेक्टिव का जितना बोर्ड का एगो लेवल है उस शॉर्ट में सारा डेटा उस पर लिखा हुआ है एक ही पेज के आगे पीछे। वो एक ही पेज को हम इसलिए बोलते हैं कैप्सूल। वो पेज आपको दे देंगे और फिर उस पर आधारित क्या होगा, टेस्ट होगा। और टेस्ट क्या, वो तो एगो अब दिमाग में आगे होगा, 5 नंबर एगो होबे करेगा कोनो न कोनो। समझ में आ रहा बात? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कुछ समझ में जरूर आ जाएगा क्वेश्चन क्या रहेगा। बात समझ में आया? तो इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव पर सेम स्टाइल में भाषण देंगे। ये वीडियो पूरे 2026 के एग्जाम तक ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम हो जाता है तो फिर ये वीडियो यूट्यूब से उड़ जाता है, क्योंकि फिर तब अगला साल हमको भाषण कितना किसके लिए देना है, सेम ऐसे आएगा, लिखा रहेगा 2027। समझ में आ रहा बात? तो हमको हर साल भाषण देना रहता है, आपको एक ही साल सुनना है, तभी पूरा साल रहेगा। आप आराम से देखते रहना, अभी उड़ने वाला नहीं है, वीडियो यूट्यूब पर सेव रहेगा। आपको जितनी बार मन हो, जितने में आपको जब समय मिले, जितनी बार समझने की कोशिश करनी हो आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम स्टाइल में हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।